गंगानगर में लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। संवाददाता अशोक शर्मा ने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई का लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 24 मई से प्रदेश में लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना के लिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर पैनी निगाह बनाए रखी है ताकि अनावश्यक लोगों का मूवमेंट रोका जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के एसपी कार्यालय के जस्ट सामने वाले पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ तो हम आपको नज़ारा दिखाएं तो पुलिस जवान पूरी तरह से सक्रिय हैं और अनावश्यक यदि कोई बाहर घूम रहा है तो उस पर नज़र भी बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से जो बेमतलब के बिना किसी काम के घूम रहे हैं उनको रोका जा सके। यदि बात करें श्री गंगानगर पुलिस की तो कल बिना मास्क के 118 लोगों के चालान काटे गए। जो 118 चालान काटे गए ये प्रति मास्क क्योंकि चालान अब बढ़ा दिया गया है। मास्क बिना मास्क घूमने वाला का जो जुर्माना है 1000 रुपये कर दिया गया है। तो 118 चालान काटे गए। साथ ही साथ कल 30 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में भी भेजा गया। पुलिस लगातार मुस्तैद है। शहर में कई जगह नाके बनाए गए हैं ताकि अनावश्यक लोग जो घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए और उनको यदि उनके पास कोई जेन्युइन रीजन है घर से बाहर निकलने का तो ही उन्हें अलाउ किया जा रहा है। अदरवाइज MB एक्ट में और डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी उन्हीं से बात करते हैं। बस कैसा आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस ठीक मिल रहा है। लोग बेवजह कम ही निकलते हैं। ज़्यादातर जो आवश्यक कार्य होता है उसी को लेकर निकलते हैं। जो बेवजह निकल रहे हैं उनके नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अब मास्क नहीं लगाने वालों की जो कार्रवाई है वो चालान है 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। कल भी 118 लोगों के चालान काटे गए 1000 रुपये के। तो क्या आज भी इस तरह की कार्रवाई ये बदस्तूर जारी रहेगी? ये बिल्कुल जारी रहेगी। जो मास्क प्रॉपर मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, यदि ये कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं की जाएगी आमजन के द्वारा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ वाकई सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वह अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। हालांकि श्री गंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अब थोड़े ब्रेक लगने लगे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी अब घटकर 2500 के करीब ही रह गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें और अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में सीकर जिले में संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। एक समय 800 से 900 तक पॉजिटिव आने वाले आंकड़े अब 100 तक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने लॉकडाउन की पालना का लिया जायजा। सरकार की पाबंदियों का असर सीकर में साफ देखने को मिल रहा है। सीकर जिले की बात करें तो पिछले कुछ दिन में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम हुए हैं। इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बड़ी है। सीकर जिले में पिछले जैसे कुछ दिन की बात करें तो एक दिन पहले 110 केस सीकर में आए थे, जबकि इससे पहले की बात करें तो एक साथ बड़ी संख्या में केस आ रहे थे। एक बार तो ये 800-900 तक पहुंच गए थे। इसके साथ साथ अगर ठीक होने वालों की बात की जाए तो ठीक होने वाले जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं और जो नए पॉजिटिव आ रहे हैं उनके मुकाबले 8 से 9 गुना लोग अब ठीक होने लगे हैं। इस वक्त हम सीकर के जाट बाजार में खड़े हैं जहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। जो किराना की दुकानें बहुत खुली हैं वहाँ भी बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की जैसे जैसे पाबंदियां लागू हुई उसके बाद लोग घरों में रहे, लोगों ने नियमों का पालन करना शुरू किया और इसी वजह से आज सीकर के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कुछ सुखद हैं। और अगर इसी तरह से लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन किया तो बहुत ही जल्दी ही कोरोना हारेगा भी और सीकर में संक्रमण जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी भी काफ़ी कुछ सतर्कता की ज़रूरत है। लोग भी बार बार प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि जैसे घरों में रहें, जिससे कि जो संक्रमण की चेन है किसी हद तक टूटी भी है लेकिन अभी भी 100 से ऊपर केसेज जा रहे हैं तो इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं माना जा सकता। अभी भी बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा केस हैं तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है, इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 राजस्थान, सीकर। कोरोना प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन और सरकारी गाइडलाइंस का पालन ही तय करेगा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सरकारी संसाधन और चिकित्सा व्यवस्थाओं को हम दूसरी लहर में देख चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए
अगर लोग जागरूक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है तो हम तीसरी लहर से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। संवाददाता दौलत पारिक ने टोंक शहर में वैक्सीनेशन शिविर का लिया जायजा। देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो त्रिस्तरीय लॉकडाउन अभी चल रहा है और टोंक शहर की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है वो शिविर यहाँ चल रहा है। बात करें दूसरी लहर की तो दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर का खतरा है वो लगातार प्रदेश में मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस और बच्चों में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई में भयानक स्थिति वाले हैं और उसी को ध्यान में रख करके तीसरी लहर की बात करें तो उसकी खतरा जो है वो दूसरी लहर में वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल जो है कोरोना का उसको लेकर के ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह के तीसरी लहर में जो लोगों को हम बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन शिविर यहाँ चल रहा है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, यही वजह होगी कि तीसरी लहर में किस तरह के इस खतरे को कम करने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन है वो राजस्थान में जो गति है उसकी बहुत कम है, धीमी गति है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अलग अलग शहरों में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे और वैक्सीनेशन करवाए। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे शिविर लगाए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो कोशिश करती है कि वैक्सीनेशन केंद्र तक लोग पहुंचे। हमारे साथ में बजाज मैडम कोशिश करते हैं कि जागरूकता को लेकर के किस तरह की बात की जा रही है, लोग वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचे और वैक्सीनेशन लगवाएं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो, इसलिए हमने छोटे छोटे शिविर लगाए हैं। 2 दिन पहले भी व्यापार संघ की तरफ से लगाया था, महासंघ की तरफ से। आज हमने हमारे बाजार की तरफ से लगाया है शिविर, इसमें हमने 200 लोगों को वैक्सीनेट किया है। देश और प्रदेश में ब्लैक फंगस की बात करें या फिर बच्चों में कोरोना फैलने की बात करें, वैक्सीनेशन एक ऐसा कारगर उपाय है जो आने वाली तीसरी लहर में हम उसके खतरे को कम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगना बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे और वैक्सीनेशन लगाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, मैं लोगों को यही आदेश दूंगी कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें ताकि कोरोना महामारी हमारे देश से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। कुल मिलाकर बात करें वैक्सीनेशन की तो जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जो है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चों पर इसका खतरा ज़्यादा है। और अभी ब्लैक फंगस की बात करें तो ये प्रदेश में बहुत भयानक रूप ले रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इसी से हम कोरोना की जंग जीतने में कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और बात कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जिन्होंने कोरोना के संकट काल में जनता को बड़ी राहत देते हुए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 13 CHC को कोविड सेंटर बनाया है। कोरोना की संकट के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं और इस बीच जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PP किट, मास्क, सैनिटाइजर जो है वो वितरित किए हैं। इस वक्त राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कोशिश आपके द्वारा की गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है? देखिए, अक्सर ऐसा देखने में आया कि शहरों पे तो फोकस रहा सरकार का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को थोड़ा नज़रअंदाज करा गया और उसी कारण से आज जो मृत्यु जो दर है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से हमने सभी प्रशासन के सभी अधिकारियों से और सभी CHCs के डॉक्टरों से लगातार संपर्क करके जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत थी, आज ये जो 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जा रहे हैं और हज़ारों की मात्रा में PP किट वगैरह जो जा रहे हैं, सैनिटाइज़र हैं बड़े बड़े लीटर की उसमें कैंस में, मुझे यकीन है कि अभी के समय जितनी कैपेसिटी थी, जितनी डॉक्टरों को ज़रूरत थी, इन 13 CHCs में वो पूरी तरह पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि इस आपदा के अंदर हम सबको एक साथ लड़ना है। इस समय राजनीति बिल्कुल सही नहीं है और किसी को घबराना नहीं है। सतर्क रहेंगे, प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे, जैसे ही लक्षण आएंगे तुरंत इलाज करवाएंगे तो सब बचे रहेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आपने रेनवाल में बता रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, किस प्रकार का प्लांट होगा और कितने मरीजों को उससे फायदा पहुंचेगा? इस बातचीत में मेरे को ये भी था कि ऑक्सीजन प्लांट भी जहाँ जरूरत हो वहाँ तुरंत लगाया जाए, तो प्रशासन से बात करके 19 ऑक्सीजन प्लांट तो केंद्र सरकार लगवा रही है पूरे राजस्थान के अंदर। उसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोकसभा के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत थी, मैंने कहा मैं लगाने को तैयार हूँ, तो प्रशासन ने कहा आप रेनवाल में लगवाइए, तो मैं रेनवाल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा हूँ।
ये जो अभी जो कोशिश की जा रही है, क्या मानते हैं ये तीसरी लहर के लिए बहुत काफी रहेगी? ये अच्छा सवाल है आपका। हमें तैयारी करनी है हमेशा के लिए। देखिए, जो बजट है राज्य सरकार के पास, उस पर राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि खूब खुल के, क्योंकि जब जान है तो जहान है, खुलकर हमें जो ग्रामीण CHCs हैं उनको पूरी तरह से इक्विप करना चाहिए। तो यह है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना था कि जिस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए तीसरी लहर को लेकर, और ये तैयारियां जो हैं उसमें काफी मददगार साबित होगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुछ हटके तस्वीर दिखाते हैं, जहां वो PPE किट पहनकर कोरोना मरीजों से मिले। कोटा के 7 दिनों के दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को न्यू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए। इस दौरान वे और उनके OSD PPE किट पहनकर कोविड मरीजों के बीच पहुंच गए। मरीजों से मुलाकात के दौरान ओम बिरला ने उनसे हालचाल पूछा और हिम्मत बनाए रखने की बात कही। खास बात ये रही कि PPE किट पहने होने की वजह से कई मरीज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहचान ही नहीं पाए। जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने उनका परिचय करवाया तो मरीज और तीमारदार चौंक गए। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने संक्रमण के डर से आने से कतरा रहे हैं तो वे लोकसभा अध्यक्ष के यहां आने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां के तीनों वार्डों में गए और कई मरीजों से बात की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कोरोना काल में अच्छा खान पान, रहन सहन और योग प्राणायाम की अहमियत बढ़ी है। दरअसल कोविड से कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और यही वजह रही कि आयुष मंत्रालय ने आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी है। संवाददाता अशोक शर्मा ने घर घर औषधि योजना को लेकर DFO आशुतोष ओझा से की खास बात। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जो सबसे बड़ी बात सामने आई, इम्यूनिटी कमजोर होने की बात सामने आई। चूंकि इम्यूनिटी कमजोर रही तो कोरोना इन्फेक्टेड भी हुए और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर रही वे कोरोना के काल के ग्रास भी बने। साथ ही अब कोरोना काल में जैसे ही लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है वो ब्लैक फंगस से पीड़ित हो रहे हैं और लगातार सफर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच श्री गंगानगर की उप वन संरक्षक विभाग ने घर घर औषधि योजना के अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 17 लाख मेडिसिनल प्लांट्स को आगे आने वाले 2 से 3 महीनों के भीतर हर घर बांटा जाएगा। ये योजना है और किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा अभी वर्ष 2021-22 में ये बजट घोषणा में शामिल की गई थी योजना, घर घर औषधि योजना। इसके तहत पूरे राजस्थान के जो 1 करोड़ 26 लाख परिवार हैं, इनको 5 वर्ष में हम 3 बार 8 पौधे उपलब्ध कराएंगे औषधीय पौधों के। और मुख्य जो औषधीय पौधे हैं इसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ, इन चारों प्रजाति के पौधे हम उपलब्ध कराएंगे। और यह निश्चित रूप से यह इनको एक अमृत औषधि के रूप में हमारे प्राचीन काल में जाना जाता था, कि जिससे कि आपके व्याधि क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स के तौर पे काम करते हैं। इसमें जो जर्मिनेशन का पीरियड होता है लगभग वो 12 दिन का होता है। तो अभी लगभग हमने पिछले हफ्ते से इनका काम स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि करीब 12 दिन में हमें जर्मिनेशन के रिजल्ट मिल जाएंगे और करीब 1 महीने बाद ये पौधे थैलियों में अच्छी खासी एक साइज गेन कर लेंगे, जिसके बाद हम जुलाई आते इनको जुलाई के बाद से वितरण इसका प्रारंभ करने की परिस्थितियों में आ जाए। बिल्कुल। तो ये थे श्री गंगानगर DFO आशुतोष ओझा जी, जिनका साथ कहना है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 17 लाख मेडिसिनल प्लांट्स बांटे जाएंगे, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ शामिल हैं। यदि इन मेडिसिनल प्लांट्स का आम लोगों ने यदि ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल किया, ठीक तरह से इनको संभाल के रखा, तो निश्चित तौर पर ये आम लोगों की इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने में सहायक होंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोरोना के चलते बड़े बड़े सरकारी विभाग भी पटरी से उतर गए हैं। कभी प्रतिदिन 5 करोड़ की कमाई करने वाला रोडवेज आज पाई को मोहताज हो गया है। रोडवेज अपने 18,000 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन और पेंशन नहीं दे पाया है, जिससे कर्मचारियों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया है। संवाददाता सचिन कुमार ने रोडवेज कर्मियों से की बातचीत।
कोरोना काल में एक विभाग ऐसा है जो अब कंगाली के स्तर पर जा पहुंचा है। रोज 5 करोड़ से ज्यादा की आय करने वाला रोडवेज विभाग आज पाई को मोहताज है और इसकी वजह है बसों का नहीं चलना, और उसका जो खामियाजा है वो विभाग के साथ इसके कर्मचारी भी उठा रहे हैं। इन कर्मचारियों को अप्रैल माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। आज 25 मई हो चुकी है। अन्य विभागों में मई के वेतन के बिल बनने तैयार हो गए हैं और उन विभागों में मई का वेतन अब कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन रोडवेज एकमात्र ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारी अभी भी अप्रैल माह के वेतन और पेंशन को तरस रहे हैं। और इस कोरोना काल में पैसा नहीं मिलने की वजह से क्या इनके सामने समस्या है, उसको बात करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। आपको किस तरह से समस्या आ रही है वेतन नहीं मिलने की वजह से? मार्च का वेतन भी 30 अप्रैल को मिला था और अप्रैल का वेतन अभी तक नहीं मिला। इसकी कठिनाई में बच्चों की मतलब खाने खर्चे में बड़ी कठिनाई आ रही है। बिजली का बिल है वो सभी के वो दिक्कत आ रही है। अभी तक पैसा नहीं मिला तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं और खर्चे के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, जो घर चलाने में भी इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको पेंशन नहीं मिल पाई है, उनके लिए ज़्यादा समस्या है। और सरकार से 40 करोड़ का जो है वो एक सहायता आनी थी, वो अभी तक नहीं आ पाई है। किस तरह की समस्या आप लोग जूझ रहे हैं? बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, उसकी किस्त वगैरह आप दे पा रहे हैं समय से? नहीं दे पा रहे। बैंक लोन की किस्त भी नहीं जा पा रही है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और फिर भी अभी तक कोई प्रशासन ने कुछ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने कि हमें तनख्वाह उनका मिल सके। बिल्कुल। तो देखिए, रोडवेज एक एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें किसी जमाने में 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए की आय प्रतिदिन हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से बसों के पहिए थमे हुए हैं और सरकार से जो मदद आनी थी वो मदद भी समय पर नहीं आ पाई। यही वजह है कि जो मार्च का पैसा है वो अप्रैल में मिला और अप्रैल अब खत्म हो चुकी है। मई का माह खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियोों को अप्रैल माह का वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। भरतपुर में लगातार घट रही कोरोना केसों की संख्या में चिकित्सा विभाग की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में मई महीने में 2537 से जांच की संख्या घटकर 549 रह गई, तो कोरोना केसों में तो कमी आनी ही थी। 25.5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले में आखिर जो कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है, आंकड़े हैं, वो क्यों घटाए जा रहे हैं? ये मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से 1 मई को जो है 2537 जांच की गई थी और लास्ट में 23 मई को जो है सिर्फ जिले में 549 RT-PCR टेस्ट किए गए। ऐसे में अब जो आंकड़े थे कोरोना केसों के वे 800 थे, वो 77 कैसे रह गए, ये इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार से पहले सैंपलिंग की जा रही थी, जो भी सैंपलिंग केंद्र थे वहां पर देखा जा रहा था कि लगातार लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अब भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये RT-PCR जांच का जो वो है सेंटर है, ये आपको खाली नजर आ रहा है। बिल्कुल 2 लोग हैं जो सुबह से आए हैं। ऐसे में जो है अब वो जांच केंद्र है, उन पर सिर्फ 20 से 25 लोगों की जांच की जा रही है। तो पूरे जिले में जो है सिर्फ 549 लोगों की जांच करना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 लाख से अधिक जिले में आबादी है और ऐसे में अगर आप 549 लोगों की जांच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये केस की जो संख्या थी, कोरोना केस आंकड़े थे, वो लगातार क्यों घट रहे थे। यही एक सवाल था। लगातार विपक्षी नेता थे, वो भी सवाल कर रहे थे चिकित्सा विभाग पर। तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी 800 से जो संख्या है वो 77 क्यों रह गई। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ रहा है, क्योंकि मौत के जो आंकड़े थे वो भी छुपाए जा रहे थे। अब जो RT-PCR रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग द्वारा छुपाए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किसानों से महामारी के बचाव के लिए अपील की है। क्या है स्पीकर ओम बिरला का गांव के लिए मिशन? खास बात की संवाददाता शाकिर अली ने। लोकसभा स्पीकर अपने 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में है और लगातार वो कोरोना को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। तमाम जो इंतजाम है उनको मुकम्मल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उन्होंने एक अलग तरह का अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना योद्धा सैनिक तैयार किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ साथ ग्रामीणों को दवाइयाँ और तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। ये अपना आप में एक अनूठा अभियान है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ स्पीकर साहब से। स्पीकर साहब, ग्रामीण इलाकों में आपने एक नया अभियान शुरू किया है, ग्रामीण कोरोना योद्धा तैयार हो रहे हैं, सैनिक तैयार हो रहे हैं जो गाँव में जाएंगे। क्योंकि इस बार जो दूसरी कोरोना संक्रमण की वेव आई, उसमें गाँव में भी कई लोगों को उन्होंने संक्रमित किया
पिछली वेव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में लोग संक्रमित नहीं हुए थे। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार लोगों को संक्रमण फैला और लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हुए। इसलिए हमारी कोशिश है कि गांव के अंदर भी चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो और गांव के अंदर लोगों की टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, उनका ठीक से इलाज हो, ताकि हम लोगों को संक्रमित होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ कर सकें और संक्रमित होने की चेन को भी तोड़ सकें। और संक्रमित होने की चेन तोड़ने के लिए हमें गांव में सतर्कता बरतनी होगी, हर घर की चेकिंग करनी होगी, लोगों से आग्रह करना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रहें। अभी कृषि का समय भी आने वाला है और कृषि के समय आने के समय हमारी ये चिंता है कि किसान हमारे सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि अन्नदाता बड़ी मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है और ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित रहते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर रहती है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का एक और अनूठा प्रयास, एक और सामाजिक पहल, क्योंकि सामाजिक पहल के लिए वो जाने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए देश में अन्य जगहों पर भी इसको अपनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, समय पर उनको इलाज मुहैया हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसको शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। राजसमंद में रहने वालों पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ रही है। जिले का ऐसा कोई गांव, कस्बा या मोहल्ला नहीं जहां किसी की मौत ना हुई हो। कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। अभी तक 42 कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने नगर परिषद आयुक्त से की खास बातचीत। नगर परिषद लगातार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। आज हमारे साथ है नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं तो नगर परिषद राजसमंद में क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं नगर परिषद की ओर से? देखिए, नगर परिषद के राजसमंद में इस वक्त कोरोना संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिए हम जन जागरूकता, समझाए शक्ति हर स्तर पर काम कर रहे हैं। जन जागरूकता के तहत हमारे द्वारा हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन वाले हैं, ऑटो ऊपर हैं, उनमें जन जागरूकता जिंगल्स चल रहे हैं। इसके अलावा 25 ऑटो अतिरिक्त रूप से लगा रखे हैं जो सुबह से शाम तक प्रत्येक गली मोहल्ले में जाकर कोरोना जागरूकता का संदेश फैलाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सफाई सेवक है वो घर घर जाकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है, जो पंपलेट है, उनका वितरण करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ भी हमें संक्रमण की सूचना मिलती है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, उस एरिए को, इसके साथ साथ जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, बाजार है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, सब्जी मंडी है, इन पर नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखें हाइपोक्लोराइड के साथ साथ जहाँ कच्ची बस्ती एरिया है या जहाँ मास्क की उपलब्धता नहीं है, वहाँ हमारे द्वारा नियमित रूप से मास्क वितरण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की सोच है, मुख्यमंत्री गहलोत साहब लगातार जोर देते हैं कोई भूखा न सोए। इस दिशा में अपने यूडीए वित्त मंत्री शांति धारीवाल जी, उन्होंने भी निःशुल्क रसोई भोजन कर दिया। आप पिछले लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोए, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ प्रयास चल रहा है? देखिए, इसके लिए नगर परिषद राजसमंद क्षेत्र में 3 इंदिरा रसोई है। एक आर के हॉस्पिटल परिसर में, एक काकरौली बस स्टैंड पर, एक राजनगर बस स्टैंड पर। उस पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति इंदिरा रसोई पा रहा है उसको ससंबंध बिठाकर निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। जो कच्ची बस्ती एरिया है, जरूरतमंद लोग हैं, उनमें प्रतिदिन 500 से अधिक फूड पैकेट हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर ससंबंध उनका वितरण कर रहे हैं।